परिदृश्य में भारत की जो स्थिति है, वो आज़ादी के बाद से सबसे दुरूह स्थिति है। जहाँ भारत की मान प्रतिष्ठा देश की और देश के नेताओं की दांव पर लगी हुई है। आप देखिए भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1950 में पूरा एक गणराज्य जब बन गया, तो उस समय भारत के जो मित्र राष्ट्रों की संख्या दुनिया में थी, उनकी तुलना अगर हम आज की दुनिया के मित्र राष्ट्रों से करें, तो हमारी संख्या बहुत कम हो गई और एक इतनी कम हो गई है एक कि एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। अभी मैसेज है मेरे पास स्ट्रीम यार्ड का, मैं विंडोज को स्वैप नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैं आपको मेन विंडो में लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि द स्वैपिंग स्ट्रीम इट हैज बीन टेम्पररी डिसेबल्ड। तो मैं नॉर्मल विंडो में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं वहां से आपसे बात कर सकूं, क्योंकि वहां स्वैपिंग डिसअलाउ किया हुआ है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है ये, स्ट्रीम यार्ड की प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं स्वैप नहीं कर पा रहा हूँ। तो हम नॉर्मल फॉर्मेट पे आ जाते हैं। जी राकेश जी, प्लीज कैरी ऑन। तो मैं कह रहा था कि भारत के जो मित्र राष्ट्रों की संख्या आजादी के बाद जितनी थी और उसकी तुलना में अगर आज हम देखें 80 साल बाद, तो हमारी इस संख्या में बहुत गिरावट हुई है। हमारे जो पारंपरिक मित्र थे, जो भारत की आजादी के बाद भारत की नीतियों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और नॉन बाकी के जो शांति की हमारी अहिंसा के मूल्य थे, उनको लेकर के पूरी दुनिया प्रभावित थी और हमसे लगातार जुड़ती जा रही थी। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज दुनिया हमसे लगातार कट रही है। हालांकि पिछले 11 साल में हमारे देश के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आधी दुनिया की यात्राएं कर दी हैं। 80-85 देशों से ज्यादा एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन वो यात्राएं कर चुके हैं, लोगों को दोस्त बनाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन जब दोस्ती अ, परखने का और निभाने का मौका आया, तो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अलग थलग खड़ा हुआ है। उसके पारंपरिक दोस्त जो हैं, चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, इटली का आपने अभी जिक्र किया, यहाँ तक कि कनाडा भी हमारे मित्रों की सूची में शामिल था कल तक। G20 के सम्मेलन में हमने कनाडा के प्रधानमंत्री को उस समय जो थे, उनका कितना यहाँ आतिथ्य किया, कितनी सेवा की, वो सब जानते हैं। आधा कनाडा कनाडा में 60-40 का रेशो है, आधा हिंदुस्तान वहां बसता है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे पास कनाडा भी नहीं है, हमारे पास अमेरिका भी नहीं है, हमारे पास चीन भी नहीं है। ये तो बड़े देश हैं, बल्कि छोटे छोटे जो देश है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इनसे भी हमें कोई समर्थन हासिल नहीं हुआ है। और इस सब की वजह दो ही मुझे समझ में आती है कि एक तो हमारी जो विदेश नीति है, जो नॉन अलाइनमेंट की थी, वो अब मल्टी अलाइनमेंट में चली गई है। अब हमने 10-15 खिड़कियां खोल के रखी और हम भूल गए कि हमारा मूल सिद्धांत क्या था। दूसरी बात ये रही कि जो हमारे रक्षा सौदे हुआ करते थे दुनिया में, वो भी पारंपरिक मित्रों के साथ थे, उनको भी हमने तमाम सारे दरवाजे खोल के असुरक्षित कर लिया। तो आज स्थिति ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 33 देशों में हमने प्रतिनिधि मंडल भेजे, अगर आप उन देशों की सूची देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि वहां इन प्रतिनिधि मंडलों को भेजने का क्या मतलब है। आपने चीन में किसी को नहीं भेजा, आपने इसराइल में किसी को नहीं भेजा, आपने कनाडा में किसी को नहीं भेजा। ये ऐसे देश हैं जिनके यहाँ पास हम जाकर के पाकिस्तान की शिकायत कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान को चीन पिछले दरवाजे से लगातार मदद कर रहा है। कनाडा में आतंकवाद का मुद्दा आप पता है शुरू से बहुत गर्म रहा है। वहां बातचीत की जानी चाहिए थी, लेकिन इन तीनों देशों को छोड़ दिया गया। भेजा कहाँ गया? अब लाइबेरिया में हमें हमने किसी को भेज दिया, लियोन में भेज दिया, ग्रीस स्पेन में भेज दिया, स्लोवानिया में भेज दिया। तो वहां भेजने से क्या हासिल होने वाला है? स्थिति ये आ गई है कि अब कनाडा जैसा देश, जो कल तक हमारा दोस्त था, जिससे हमारी गलवहियां होती थी, हमारी देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन कनाडा में रहती है, वो कनाडा जब ये सम्मेलन G20 का होने वाला है, वहां आपको आमंत्रित ही नहीं कर रहा है विशेष तौर पर। और G20 की बात नहीं है, जो 7-8-10 बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन थे, चाहे वो बिमटेक हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एशियान हो, चाहे NSS हो, चाहे सार्क हो, सार्क को तो आपने खत्म ही कर दिया। तो अब आपके पास खड़े होने की जगह नहीं है, दुनिया में पांव रखने की जगह नहीं है। तो जो देश एक जमाने में सिर्फ महात्मा गांधी के बताए सिद्धांत अहिंसा के तौर पर, सत्याग्रह के मूल्यों के आधार पर दुनिया में सम्मान हासिल कर रहा था,
वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की अहमन्यता की वजह से बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। हमारे यहाँ कहा गया, हमारे प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं सोचा, ना उन्होंने शायद वो पढ़ा कि केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, वाणे का समलं करोति पुरुषम, या संस्कृत्या धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणान् सत्तम वाग्भूषणम भूषणम। कि वाणी का आभूषण ऐसा है जिससे दुनिया को जीता जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जीता, लाल बहादुर शास्त्री ने जीता, इंदिरा गांधी ने जीता, राजीव गांधी ने जीता, और यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी वाक् चातुर्य से दुनिया पर जादू करके रखा था। लेकिन ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि इनकी सिर्फ वाणी और देह की मुद्रा, जो बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं, उससे लोग लगातार खिटकते चले जा रहे हैं। आप किसी गरिमा का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं। भारतीय की जो छवि है, भारत के जो नेशनल हीरोज रहे हैं, उन्होंने दुनिया में जो छवि बनाई थी, उसको आपने धूसरित करके अपनी एक ऐसी छवि गढ़ ली, इसलिए आप विश्वगुरु तो बने नहीं, बल्कि आपने भारत के पास जो कुछ मान-सम्मान था दुनिया में, उसको और मिट्टी में मिला दिया। तो आज की स्थिति ये है कि आप देखें कि अगर हमने अपनी कूटनीति, हमने अपनी विदेश नीति पर समीक्षा नहीं की, हमने अपने वाणी के संयम की व्याख्या नहीं की, तो स्थिति ये हो जाएगी कि कल को हमें दुनिया में कोई हाथ मिलाने वाला नहीं मिलेगा। और ये स्थिति अगर बनती है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज का नेतृत्व जिम्मेदार है। अब वो ये साझा नेतृत्व होता है देश में, प्रधानमंत्री है, उनकी पूरी सरकार है, उनके विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सब विदेश जाते हैं। लेकिन कौन क्या बना के आता है भारत के लिए, ये आज तक किसी को पता नहीं है। हमारे यहाँ तो वैसे भी कहा है, अंत में मैं बताना कहना चाहूँगा कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपातकाल परखी उचारी। ये सबसे बड़ा आपातकाल है 1971 के बाद का भारत के लिए, जिसमें सारे मित्रों और शत्रुओं की पहचान हो गई है। कौन आपके पास है, कौन आपके पास नहीं है। तो ऐसे में अगर हम मंथन नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तो आने वाले दिन, आने वाली दुनिया में भारत के लिए बहुत चिंता